हेलो गाइस, कैसे हो आप सब। मैं हूं रघुवीर सिंह और आप देख रहे हो आरएस कर्नावत ट्यूटोरियल्स। तो गाइस, आज के लेक्चर में हम इलेक्ट्रोलाइट के टाइप्स, मेटेलिक कंडक्टर और इलेक्ट्रोलाइटिक कंडक्टर में डिफरेंस और इलेक्ट्रोलाइटिक कंडक्टर की कंडक्टिविटी को अफेक्ट करने वाले फैक्टर्स के बारे में पढ़ेंगे। तो गाइज, इलेक्ट्रोलाइट पर बात करते हैं। तो देखो, इलेक्ट्रोलाइट वो सब्सटेंस होता है जो आयनों में ब्रेक हो जाए, यानी कि जिससे आयन्स बनते हैं उसे हम इलेक्ट्रोलाइट बोलते हैं। और गाइज, इन्हीं आयनों के मूवमेंट के कारण इलेक्ट्रोलाइट इलेक्ट्रिसिटी को कंडक्ट करता है। इलेक्ट्रोलाइट दो टाइप का होता है, एक तो देखो स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट और एक वीक इलेक्ट्रोलाइट। एक तो होता है स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट और एक होता है वीक इलेक्ट्रोलाइट। ठीक है, अब देखो स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट जो सभी कंसंट्रेशन पर एप्रोक्स कंप्लीटली डिसोसिएट हो जाए। ठीक है ना। अब देखो, एप्रोक्स वर्ड क्यों लगाया है, क्योंकि कोई भी स्पीसीज आइडियल नहीं होती है। अब सभी कंसंट्रेशन का मतलब, अब देखो इसमें आप चाहे कम पानी मिलाओ चाहे ज्यादा पानी मिलाओ, क्योंकि देखो मोस्टली सॉल्वेंट हम वाटर ही मानते हैं और वाटर डालने का मतलब डाइल्यूशन बढ़ाना, यानी कि कंसंट्रेशन को कम करना। तो चाहे आप इसमें कम पानी मिलाओ चाहे ज्यादा पानी मिलाओ, आयंस उतने ही रहेंगे, उसमें चेंज न के बराबर होगा। आगे ही बात समझ में। तो देखो, इनको एग्जांपल से समझाऊंगा तब एकदम से क्लियर हो जाएंगे। आप इतना याद रखो कि स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट का मतलब जो सभी कंसंट्रेशन पर एप्रोक्स कंप्लीटली डिसोसिएट हो जाते हैं। तो एप्रोक्स कंप्लीटली डिसोसिएट एट ऑल कंसंट्रेशन। ठीक है, एग्जांपल्स करेंगे हम। अब देखो वीक इलेक्ट्रोलाइट, तो वीक इलेक्ट्रोलाइट में क्या है, जैसे जैसे आप पानी डालोगे यानी कि सोलवेंट मिलाओगे तो वैसे वैसे आयंस ज्यादा बढ़ेंगे। ठीक है ना। तो इसमें जो डिग्री ऑफ डिसोसिएशन है, क्योंकि देखो यह इलेक्ट्रोलाइट डिसोसिएट होगा तब आयंस बनेंगे, तो जैसे जैसे आप इसमें वाटर मिलाओगे ना वैसे वैसे आयन ज्यादा बनेंगे, यानी कि डिग्री ऑफ डिसोसिएशन इंक्रीजेज विद डाइल्यूशन। ठीक है, अब देखो एग्जांपल समझाता हूं, है ना, तो उससे ये समझ जाओगे। तो देखो, मान लो सपोज करो कि हमारे पास 5 मिलीग्राम सोडियम क्लोराइड है। अगर हम इसमें 1 गिलास पानी डालेंगे ना तो इससे 100 आयन बनेंगे। ध्यान से समझना। अब इसमें हम 5 गिलास पानी डाल रहे हैं तब आयन 102 है। ठीक है, अब इसमें हम 50 गिलास पानी डाल रहे हैं, अब इसमें आयन है 105। तो देखो एप्रोक्स सेम ही है ना। आपने पानी डाला तो जो फर्क पड़ रहा है, यानी कि आयंस बढ़ रहे हैं वो बहुत कम बढ़ रहे हैं। तो आयंस का नंबर देखो, यहां पर 100 आयन है, यहां पर 102 है और यहां पर 105 है, तो ये एप्रोक्स सेम है ना। ठीक है, तो डिग्री ऑफ डिसोसिएशन कांस्टेंट है। ठीक है, यानी कि आप इन इलेक्ट्रोलाइट में चाहे कम पानी डालो चाहे ज्यादा पानी डालो, इनसे जितने आयन बनने ना उतने ही बनेंगे। ठीक है, तो स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट वो होते हैं जो सभी कंसंट्रेशन पर एप्रोक्स कंप्लीटली डिसोसिएट हो जाते हैं। क्योंकि देखो 1 गिलास पानी से ही 100 आयन बन गए थे, अब आप क्यों 50 गिलास डालोगे इन 5 आयन के लिए। ठीक है ना। तो ये तो हो गया स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट। अब देखो वीक इलेक्ट्रोलाइट, देखो तो वीक इलेक्ट्रोलाइट मान लो आपके पास 2 ml एसिटिक एसिड है। ठीक है, अब जब आप इसमें 1 गिलास पानी डालोगे ना तो मान लो 50 आयन बन रहे हैं। अब जैसे ही आप इसमें 2 गिलास पानी डालोगे ना तो इससे बनेंगे 80 आयन, है ना, मान लिया। और आप इसमें 5 गिलास पानी डालोगे ना तो इससे बनेंगे 150 आयन। तो देखो यहां पर जो चेंज हो रहा है ना वो मेजर चेंज है, यहां पर जो चेंज हो रहा है वो न के बराबर है।
इसलिए आप मान सकते हो कि ये कांस्टेंट है, लेकिन यहां पर जो चेंज हो रहा है वो बहुत ज्यादा हो रहा है। इसलिए आप बोल सकते हो कि डाइल्यूशन के साथ साथ आयन ज्यादा बनेंगे, इलेक्ट्रोलाइट ज्यादा डिसोसिएट होगा, यानी कि डिग्री ऑफ डिसोसिएशन डाइल्यूशन के साथ साथ बढ़ती है। ठीक है, अब गाइज इन दोनों के एग्जांपल्स करते हैं। तो ये तो आपको समझाने के लिए था बस। अब देखो, तो एक तो देखो स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट की अगर हम बात करें तो जितने भी स्ट्रॉन्ग एसिड और स्ट्रॉन्ग बेस है ना, वो स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट है। जैसे स्ट्रॉन्ग एसिड की बात करें तो अपना HCl हाइड्रोक्लोरिक एसिड, स्ट्रॉन्ग बेस की बात करें तो सोडियम हाइड्रोक्साइड, ये स्ट्रॉन्ग बेस है। ठीक है, एक देखो स्ट्रॉन्ग एसिड और स्ट्रॉन्ग बेस से मिलके बना सॉल्ट, यानी कि स्ट्रॉन्ग एसिड और स्ट्रॉन्ग बेस, तो इससे देखो सोडियम क्लोराइड बनेगा, H2O तो बाहर हो जाएगा, तो सोडियम क्लोराइड है ना, तो वो भी एक स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट है। ध्यान रखना कि स्ट्रॉन्ग एसिड और स्ट्रॉन्ग बेस से जो सॉल्ट बनता है वो स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट होता है। एक देखो, एक तो आप ले लो स्ट्रॉन्ग एसिड, जैसे HCl ले लिया, एक वीक बेस, तो वीक बेस आप अमोनियम हाइड्रोक्साइड ले लो, अमोनियम हाइड्रोक्साइड, तो आपके पास अमोनियम क्लोराइड बनेगा। ठीक है ना, तो अमोनियम क्लोराइड भी आपका स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट है। ध्यान रखना, देखो इसमें कौन कौन से आते हैं, स्ट्रॉन्ग एसिड, स्ट्रॉन्ग बेस। ठीक है, स्ट्रॉन्ग एसिड और स्ट्रॉन्ग बेस से मिला सॉल्ट, एक है स्ट्रॉन्ग एसिड और वीक बेस से मिलकर बना सॉल्ट, एक है ना वीक एसिड और स्ट्रॉन्ग बेस ले लो, तो ये लो, तो वीक एसिड तो ये हो गया हमारे पास एसिटिक एसिड, और वीक एसिड हो गया, स्ट्रॉन्ग बेस ले लो, तो ये स्ट्रॉन्ग बेस हो गया सोडियम हाइड्रोक्साइड, तो आपके पास बनेगा CH3COONA, सोडियम एसीटेट। ठीक है, तो ये भी स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट है। तो स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट के एग्जांपल क्या क्या हो गए, स्ट्रॉन्ग एसिड, स्ट्रॉन्ग बेस, स्ट्रॉन्ग एसिड और स्ट्रॉन्ग बेस से मिला सॉल्ट, स्ट्रॉन्ग एसिड और वीक बेस, वीक एसिड और स्ट्रॉन्ग बेस। यहां पर एग्जांपल तो वीक एसिड, तो वीक एसिड अपना ये हो गया CH3COOH है, H2CO3 है ना, एसिटिक एसिड, कार्बोनिक एसिड, ये स्ट्रॉन्ग एसिड है, और सॉरी वीक एसिड है, और वीक बेस अमोनियम हाइड्रोक्साइड ले लो। ठीक है, और वीक एसिड और वीक बेस से मिलकर बना सॉल्ट, तो वीक एसिड ये है और वीक बेस ये है, तो इससे बनेगा अमोनियम, देखो इससे बनेगा अमोनियम एसीटेट CH3CONH4, तो इसमें वीक एसिड, ठीक है, वीक बेस और वीक एसिड और बेस से मिला सॉल्ट, तो CH3COONH4। तो ये गाइज एग्जांपल है, तो याद रख लेना। अब हम मेटेलिक कंडक्टर और इलेक्ट्रोलाइटिक कंडक्टर में डिफरेंस करेंगे, तो आप लिख लो। तो गाइज अब हम मेटेलिक कंडक्टर और इलेक्ट्रोलाइटिक कंडक्टर में डिफरेंस करते हैं, तो ध्यान से समझना। तो देखो एक तरफ तो आप मेटेलिक कंडक्टर ले लो, तो देखो ये हो गया मेटेलिक कंडक्टर, ठीक है, और एक तरफ आप ले लो इलेक्ट्रोलाइटिक कंडक्टर, तो ये हो गया इलेक्ट्रोलाइटिक कंडक्टर। ठीक है, तो मेटेलिक कंडक्टर में कोई मेटल ले लो, ये मान लो हमने कोई मेटेलिक रोड ले रखी है, ठीक है ना, और इसमें हम इलेक्ट्रिसिटी फ्लो करवा रहे हैं, तो इसको हम बैटरी से कनेक्ट कर देंगे। ये लो, ये पॉजिटिव टर्मिनल हो गया बैटरी का और ये नेगेटिव। और इलेक्ट्रोलाइटिक कंडक्टर में हमें कोई इलेक्ट्रोलाइटिक सॉल्यूशन लेना पड़ेगा, तो मान लो हम सोडियम क्लोराइड ले रहे हैं, तो ये इलेक्ट्रोड हो गए, एनोड हो गया, ये कैथोड हो गया, और आपने सोडियम क्लोराइड इलेक्ट्रोलाइट के रूप में ले रखा है और इसमें आप इलेक्ट्रिसिटी फ्लो करवा रहे हो, ठीक है ना, तो इसको बैटरी से कनेक्ट कर दो। ये लो, ये पॉजिटिव टर्मिनल और ये नेगेटिव टर्मिनल, ठीक है गाइज। तो यहां पर तो हम मेटल में इलेक्ट्रिसिटी फ्लो करवा रहे हैं और यहां पर इलेक्ट्रोलाइटिक सॉल्यूशन में इलेक्ट्रिसिटी फ्लो करवा रहे हैं। तो अब इनमें हम अंतर करेंगे, तो ध्यान से समझना एक एक अंतर को। तो देखो फर्स्ट अंतर क्या है कि मेटल में जो इलेक्ट्रिसिटी है वो इलेक्ट्रॉनों के कारण फ्लो होती है,
तो इलेक्ट्रिसिटी फ्लो बाई इलेक्ट्रॉन्स, ठीक है ना। और यहां क्या होगा, देखो इलेक्ट्रोलिसिस आप पढ़ चुके हो कि NaCl ब्रेक होगा Na प्लस में और Cl माइनस में। तो देखो Cl माइनस तो चलेंगे पॉजिटिव इलेक्ट्रोड की ओर यानी कि एनोड की ओर, और Na प्लस चलेंगे कैथोड की ओर यानी कि नेगेटिव इलेक्ट्रोड की ओर। तो ये जो Na प्लस और ये Cl माइनस है ये आयन है, और इसमें क्या होगा, ये आयन मूव करेंगे। तो इसमें इलेक्ट्रिसिटी किसके कारण फ्लो होती है, आयनों के मूवमेंट के कारण। तो आप लिख सकते हो इलेक्ट्रिसिटी फ्लो बाय मूवमेंट ऑफ आयंस, ठीक है ना। दूसरी बात, अब देखो इस मेटेलिक रोड में चाहे आप कितने भी टाइम तक इलेक्ट्रिसिटी फ्लो करवाओ, इस मेटेलिक रोड का कुछ भी नहीं बिगड़ेगा। कभी आपने देखा है क्या कि जो ये वायर्स होते हैं तो इनसे एनी टाइम इलेक्ट्रिसिटी फ्लो होती रहती है, इन वायर का कुछ बिगड़ता है क्या, कभी कुछ नहीं बिगड़ता। तो देखो ड्यूरिंग द फ्लो ऑफ करंट कोई भी मेटेलिक रोड में कोई भी चेंज नहीं आएगा। तो आप लिख सकते हो ड्यूरिंग द फ्लो ऑफ करंट नो फिजिकल एंड केमिकल चेंज अक्कर, ठीक है। इसमें तो देखो पूरा का पूरा चेंज हो रहा है। आपको पता है ना कि इस सॉल्यूशन में से जो Na प्लस है ना, Na प्लस वो तो चलेगा इस साइड और Cl माइनस चलेगा इस साइड, यानी कि Cl माइनस यहां पर आएगा। अब देखो इसमें रिएक्शन क्या होती है वो और बता देता हूं मैं। तो देखो Cl माइनस एनोड की तरफ जाएगा ना, तो हाफ Cl2 ये आप पढ़ चुके हो इलेक्ट्रॉन, और Na प्लस कैथोड की ओर जाएगा तो ये सोडियम। तो देखो क्या होगा, एनोड पर तो क्लोरीन गैस बाहर निकल जाएगी और कैथोड पर सोडियम मेटल डिपॉजिट हो जाएगी। तो इसमें तो पूरा का पूरा चेंज ही होता है, क्योंकि थोड़ी देर बाद में आपको सॉल्यूशन मिलेगा ही नहीं। क्यों नहीं मिलेगा, क्योंकि एनोड पर क्लोरीन गैस उड़ गई और कैथोड पर सोडियम मेटल डिपॉजिट हो गई। तो सॉल्यूशन बताओ कैसे मिलेगा, खत्म हो जाएगा थोड़ी देर बाद। तो आप ये लिख सकते हो कि इसमें होता है चेंज। तो ड्यूरिंग द फ्लो ऑफ करंट केमिकल एंड फिजिकल सेंस अक्कर, भी फिजिकल सेंस होगा ना। क्लोरीन ये देखो अब सॉल्यूशन है, क्लोरीन गैस बन जाएगी और सोडियम मेटल बन जाएगी, ठीक है। और केमिकल सेंस होगा, केमिकल रिएक्शन होती है। अब देखो नेक्स्ट डिफरेंस, अब नेक्स्ट जो डिफरेंस बता रहा हूं ना ये सेम टू सेम ये का ये है, बस लैंग्वेज दूसरी है कि इसमें मैटर का फ्लो नहीं होता है ना। क्योंकि देखो आपने कभी ऐसा देखा है क्या कि अगर हम किसी आयरन की रोड से इलेक्ट्रिसिटी को फ्लो करवाते हैं तो आयरन की रोड एक तरफ से तो मोटी हो जाती है और एक तरफ से पतली हो जाती है, कभी ऐसा होता है क्या, नहीं होता है। वो सेम टू सेम वैसी की वैसी रहती है। यानी कि जब हम इलेक्ट्रिसिटी फ्लो करवाएंगे ना तो इसमें मैटर फ्लो नहीं होगा। तो ड्यूरिंग द फ्लो ऑफ करंट नो मैटर फ्लोज, इसमें देखो पूरा का पूरा मैटर थोड़ी देर बाद गायब भी हो जाएगा। क्लोरीन इधर जा रही है, सोडियम इधर जा रहा है, तो मैटर फ्लो होता है। तो आप लिख सकते हो कि मैटर फ्लोज। अब देखो नेक्स्ट डिफरेंस टेम्परेचर का है कि टेम्परेचर आप बढ़ाओगे तो क्या होगा। तो गाइस ध्यान रखना कि मेटल में इलेक्ट्रिसिटी फ्लो होती है इलेक्ट्रॉनों के कारण। अब आप टेम्परेचर बढ़ाओगे ना तो इलेक्ट्रॉनों को काइनेटिक एनर्जी मिलेगी, मतलब इलेक्ट्रॉनों की काइनेटिक एनर्जी बढ़ जाएगी। तो इलेक्ट्रॉन दौड़ेंगे तो कोलाइड करेंगे, इसका मतलब मूवमेंट कम हो जाएगी। ध्यान रखना कि जब हम मेटल का टेम्परेचर बढ़ाएंगे ना तो कोलिजन स्टार्ट हो जाते हैं, जिसके कारण रेजिस्टेंस बढ़ता है।
तो कंडक्टिविटी कम होती है, ये बात याद रखना। तो विद इंक्रीजिंग टेम्परेचर कंडक्टिविटी डिक्रीजेस, ठीक है ना। क्यों? क्योंकि देखो इलेक्ट्रॉनों के मूवमेंट के कारण इलेक्ट्रिसिटी फ्लो होती है। जब टेम्परेचर बढ़ाओगे ना तो इलेक्ट्रॉनों को काइनेटिक एनर्जी मिलेगी, तो उनके बीच में कोलिजन स्टार्ट हो जाएगा, यानी कि वो आगे जा नहीं पाएंगे, ठीक है, आगे जा नहीं पाएंगे। इसका मतलब कंडक्टिविटी तो कम होनी है। और यहां पर क्या होगा, देखो यहां पर टेम्परेचर बढ़ाओगे ना तो डिग्री ऑफ डिसोसिएशन बढ़ेगा, कहने का मतलब आयन ज्यादा बनेंगे। और यहां पर इलेक्ट्रिसिटी को कौन ले जाता है? आयन्स ले जाते हैं। तो इलेक्ट्रिसिटी को ले जाने वाले आयनों के नंबर बढ़ेंगे। आगे बात समझ में? यहां पर टेम्परेचर बढ़ाओगे ना तो डिग्री ऑफ डिसोसिएशन बढ़ेगा, यानी कि आयन्स के नंबर बढ़ेंगे, यानी कि इलेक्ट्रिसिटी को ले जाने वाले आयनों की संख्या बढ़ेगी, तो कंडक्टिविटी बढ़ेगी। तो यहां पर क्या होगा, कंडक्टिविटी, ठीक है, कंडक्टिविटी इंक्रीजेज विद इंक्रीजिंग टेम्परेचर, ठीक है। तो गाइज ये डिफरेंस लिख लो। तो गाइज अब देखो इलेक्ट्रोलाइटिक कंडक्टर की कंडक्टिविटी को अफेक्ट करने वाले फैक्टर्स के बारे में पढ़ते हैं कि कौन कौन से ऐसे फैक्टर्स हैं जिनसे कंडक्टिविटी प्रभावित होती है। तो देखो ध्यान से समझना, फर्स्ट है इंटर आयोनिक अट्रैक्शन। अब इसको आप ध्यान से समझना, एग्जाम्पल से समझाता हूं। देखो मान लो आपके पास इलेक्ट्रोलाइट NaCl है, ठीक है। अब NaCl ब्रेक होगा Na+ में और Cl- में। अब जब ये ब्रेक होगा ना तभी आयन बनेंगे और यह कंडक्टिविटी शो करेगा, क्योंकि आयनों के मूवमेंट के कारण ही यह कंडक्टिविटी शो करता है। अब गाइस मान लो इन आयनों के बीच में अट्रैक्शन ज्यादा है, क्योंकि देखो ये पॉजिटिव है और ये नेगेटिव है। अगर अब मान लो इन आयनों के बीच में अट्रैक्शन ज्यादा है तो बताओ NaCl क्यों ब्रेक होगा, ठीक है ना। मान लो इन आयनों के बीच में अट्रैक्शन ज्यादा है तो NaCl क्यों ब्रेक होगा। अगर NaCl ब्रेक नहीं होगा तो आयन नहीं बनेंगे, अगर आयन नहीं बनेंगे तो कंडक्टिविटी कम हो जाएगी। आगे बात समझ में? तो इंटर आयोनिक अट्रैक्शन बढ़ने के साथ साथ कंडक्टिविटी कम होती है, क्योंकि देखो ये आयन है, अगर इनमें अट्रैक्शन ज्यादा होगा तो ये दूर दूर नहीं होंगे, अगर दूर दूर नहीं होंगे तो मूव नहीं करेंगे, और मूव नहीं करेंगे तो कंडक्टिविटी कम हो जाएगी। याद रखना ये बात। तो आप लिख सकते हो कंडक्टिविटी डिक्रीजेज विद इंटर आयनिक अट्रैक्शन इंक्रीजेज, ठीक है। आगे बात समझ में? अब देखो नेक्स्ट, सोल्वेशन ऑफ आयन। ध्यान से समझना, आयन का सोल्वेशन क्या होता है। देखो सोल्वेशन का मतलब है आयन का सोलवेंट के मॉलिक्यूल की ओर अट्रैक्शन, कि आयन को सोलवेंट ने कितना, मतलब उसके चारों ओर कितना हुआ है। जैसे मान लो NaCl की बात करते हैं हम, तो NaCl को आप पानी में डालोगे तो Na+ में और Cl- में ब्रेक होगा। तो देखो वाटर का मॉलिक्यूल इसके साथ कैसे कांटेक्ट में आएगा, ये देखो वाटर का मॉलिक्यूल होता है ये, ठीक है। तो ऑक्सीजन की इलेक्ट्रोनेगेटिविटी ज्यादा होती है, तो ऑक्सीजन पर तो होता है देखो नेगेटिव चार्ज, ठीक है ना, और हाइड्रोजन पर होता है पॉजिटिव चार्ज। अब देखो पॉजिटिव के पास तो आएगा आपका क्लोराइड आयन, और नेगेटिव के पास आएगा Na+ सोडियम आयन आएगा। अब देखो अगर ये अट्रैक्शन ज्यादा है, यानी कि सोल्वेशन ज्यादा हुआ है, तो आयन को चारों ओर से सोलवेंट के मॉलिक्यूल घेर लेंगे। कहने का मतलब ये आयन है ना, इस पर पॉजिटिव चार्ज है, तो सोलवेंट के मॉलिक्यूल इसको चारों ओर से घेर लेंगे, है ना। H2O के मॉलिक्यूल ने घेर लिया ना इसको। अब देखो आयन है बिकम बल्कि, आयन भारी हो गया।
अब आपको पता है एक तो मोटा आदमी चलता है और एक पतला आदमी चलता है। कौन आसानी से चलता है? पतला आदमी तो चलता है ना, जो मोटा या फिर हैवी आदमी है उससे नहीं चला जाता। तो आयन का सॉल्वेशन ज्यादा होने के कारण आयन बल्की हो जाता है, इसलिए उसका मूवमेंट स्लो हो जाता है, इसलिए कंडक्टिविटी डिक्रीज होती है। आगे बात समझ में? तो आयन का सॉल्वेशन अगर ज्यादा होगा तो सॉल्वेशन में आप इतना ही समझो ना कि आयन को सॉल्वेंट के मॉलिक्यूल घेर लेंगे चारों ओर से, बस, जिससे आयन भारी हो जाएगा, और भारी हो जाएगा तो उससे मूवमेंट, मतलब उसकी जो मूवमेंट है वो कम होती जाएगी। ठीक है, तो समझ गए होंगे आप। तो सॉल्वेशन ज्यादा होने से भी कंडक्टिविटी क्या होती है? डिक्रीज होती है। तो कंडक्टिविटी डिक्रीजेस विद इंक्रीज इन सॉल्वेशन। ठीक है, अब थर्ड है आपका टेम्परेचर। तो गाइस टेम्परेचर तो मैं बता ही चुका हूं आपको कि टेम्परेचर बढ़ाओगे तो कंडक्टिविटी इंक्रीज होगी, क्योंकि डिग्री ऑफ डिसोसिएशन बढ़ेगा। तो कंडक्टिविटी इंक्रीजेज विद इंक्रीज इन टेम्परेचर। ये तो अभी आपने पढ़ा है पूरा का पूरा। तो गाइस अब देखो नेक्स्ट आता है विस्कोसिटी ऑफ सॉल्वेंट। विस्कोसिटी ऑफ सॉल्वेंट, तो देखो विस्कोसिटी का मतलब फ्लोविंग में रेजिस्टेंट। ठीक है, यानी कि बहने के गुण का विरोध करना, उसे हम विस्कोसिटी बोलते हैं। जैसे देखो लिक्विड फ्लो होता है, क्यों फ्लो होता है? क्योंकि लिक्विड की जो स्ट्रक्चर होती है ना वो लेयर टाइप में होती है, परतनुमा होती है ना, एक दूसरे के ऊपर लेयर ऐसे सेट रहती है। अब देखो वो लेयर एक दूसरे पर ऐसे फिसलेगी ना, तब लिक्विड फ्लो होगा। ठीक है, अब देखो विस्कोसिटी किसे बोलते हैं, ध्यान समझना। अब देखो लिक्विड फ्लो होता है क्योंकि लेयर एक दूसरे पर ऐसे फिसलती है, तब लिक्विड फ्लो होता है। अब देखो जैसे ही एक लेयर पर दूसरी लेयर ऐसे फिसलेगी तो इनके बीच में एक फ्रिक्शन काम करता है, घर्षण बल जिसे बोलते हैं, फ्रिक्शन फोर्स बोलते हैं, तो वो काम करता है, तो उसको हम विस्कोसिटी बोलते हैं। तो अगर फ्रिक्शन ज्यादा है तो विस्कोसिटी ज्यादा होगी। अगर लिक्विड की दो लेयर के बीच में फ्रिक्शन ज्यादा होगा तो लिक्विड की जो लेयर है वो एक दूसरे पर फिसल नहीं पाएगी, इसका मतलब फ्लो नहीं हो पाएगी, इसका मतलब लिक्विड कम फ्लो होगा। तो गाइज अगर हम हनी की बात करें तो हनी में फ्लोइंग प्रॉपर्टी कम पाई जाती है क्योंकि उसकी विस्कोसिटी ज्यादा होती है। अब आप एक तो देखो वाटर में आयन को छोड़ दो, एक आप हनी में, शहद में आयन को छोड़ दो, तो आयन इजीली कहां भागेगा? सिंपल आप बता सकते हो, पानी में ही भागेगा, क्योंकि वहां तो वो डेंस है, उसकी विस्कोसिटी ज्यादा है, तो आयन चल नहीं पाएगा, आयन की मूवमेंट कम होगी। तो विस्कोसिटी ज्यादा होगी, आयन की मूवमेंट कम होगी, और आयन की मूवमेंट कम होगी तो कंडक्टिविटी कम होगी। ठीक है, तो विद इंक्रीजिंग विस्कोसिटी ऑफ सॉल्वेंट, ठीक है, विद इंक्रीजिंग विस्कोसिटी ऑफ सॉल्वेंट कंडक्टिविटी डिक्रीजेस। ठीक है, अब गाइस जो कंसंट्रेशन की बात करते हैं, कंसंट्रेशन ऑफ सॉल्यूशन। ठीक है, अब देखो जो आयंस है ना वो डाइल्यूशन के साथ बढ़ते हैं। अब डाइल्यूशन और कंसंट्रेशन एक दूसरे की उल्टी, डाइल्यूशन ज्यादा कंसंट्रेशन कम, कंसंट्रेशन ज्यादा डाइल्यूशन कम। तो कंसंट्रेशन बढ़ाओगे ना तो डाइल्यूशन कम होगी। आपको पता है कि आयन बनते हैं डाइल्यूशन के साथ, अब डाइल्यूशन बढ़ेगी तो आयन ज्यादा बनेंगे, अगर डाइल्यूशन कम होगी तो आयन कम बनेंगे, और आयन कम बनेंगे तो कंडक्टिविटी कम होगी। तो कंसंट्रेशन बढ़ने का मतलब डाइल्यूशन का कम होना, यानी कि कंडक्टिविटी का कम होना। ठीक है, तो विद इंक्रीजिंग कंसंट्रेशन ऑफ सॉल्यूशन कंडक्टिविटी
डिक्रीजेज। ठीक है, तो गाइज इनको लिख लो और वीडियोज का नोटिफिकेशन पाने के लिए चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, वीडियोज को लाइक कमेंट और अपने फ्रेंड्स के साथ शेयर जरूर कीजिए।